हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस एंड सिलेबस सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आपका अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा हो या फिर सेकेंड ईयर का, तो उन बच्चों का सिलेबस हमने कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों को पता है कि आपकी पॉलिटिकल ऑनर्स 5th सेमेस्टर 3rd ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है और क्लासेस स्टार्ट CPT की करी है। ठीक है, तो CPT की जो हमने फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट कर ली है और आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम सबसे पहले प्लेटो पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हो कि प्लेटो के अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। दर्शन और राजनीति, उसके गुण, न्याय, दार्शनिक, राजा रानी, साम्यवाद, प्लेटो ऑन लोकतंत्र, महिला और संरक्षकता, दार्शनिक शिक्षा और अच्छा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्लेटो के टॉपिक को डिवाइड करेंगे 2 भागों में और हम 2 भागों में करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें मैं आप लोगों को इसका आधा टॉपिक पढ़ा दूंगी, देन उसके बाद इसको प्लेटो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे की यूनिट्स हैं। अंतराल और ये मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से इसको ना लगाऊं, क्योंकि बस आपको नॉलेज में रहे, इस वजह से मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आना कंपलसरी है, क्योंकि आप DU के बच्चे हो। DU के बच्चे इंट्रोडक्शन लिखते ही लिखते हैं, इग्नू का बच्चा नहीं लिखता। ठीक है, उन बच्चों को नहीं लिखवाया जाता है इंट्रोडक्शन, उनका सीधा स्टार्ट करवा दिया जाता है आंसर। तो देखो, इंट्रोडक्शन इस वाले इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? नॉर्मली प्लेटो का थोड़ा बहुत आपको इसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन इसके बाद अगेन आपको इंट्रोडक्शन प्लेटो का पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें प्लेटो की बता दी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला प्लेटो 428 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक विचारक हैं। इन्होंने प्लेटो की जो बताया है 428 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाने माने वाले विचारक माने जाते हैं। ठीक है, प्लेटो पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, मतलब उन्होंने खुद भी लिखी हैं और उनके ऊपर भी लिखी गई हैं, जो समय समय पर प्रकाशित होती रहीं, पब्लिश होती रहीं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ने तो प्लेटो को ईसाईवादी बताया, कुछ ने बौद्ध बताया, बौद्धिक संस्थापक हैं, कुछ ने बोला कि ये ईसा पूर्व के टाइम पे पैदा हुए थे, तो ये ईसाई ही हैं। तो मतलब लोगों की मेंटालिटी थी, अपने अपने उससे लगाते रहते थे बैठे हुए, और कुछ नहीं था, फालतू की बातें करना। ठीक है, तो उस कुछ ने ये बोला कि वो मार्क्सवादी समाजवादी हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों का क्या रहता था मेन, जैसा मैंने पढ़ाया है 3rd सेमेस्टर में, मार्क्सवाद जो थे पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते थे, और ये प्लेटो वगैरह ये बाकी जो अलग अलग थी सारी विचारधाराएं, वो पूंजीवाद की तरफ नहीं रखती थी। प्लेटो उन अलग विचारधाराओं में से एक विचारक थे जो पूंजीवाद में बिलीव नहीं रखते थे। तो कुछ लोगों को, जो इनके आलोचक थे, वो बोलते थे कि भाई प्लेटो जो है वो आपका मार्क्सवादी विचारधारा रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो कुछ ने प्लेटो को एक क्रांतिकारी बताया और कुछ ने प्रतिक्रियावादी बताया, कुछ ने अधिनायकवादी बताया। प्रतिक्रियावादी जो होते हैं वो रिएक्शनिस्ट होते हैं और अधिनायकवादी फासिस्ट होते हैं। रिएक्शनिस्ट जो हर एक चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, अपनी फिलॉसफी देते हैं, अपने विचार बताते हैं, वो होते हैं। और फासीवाद तो आपने पढ़ा है हिटलर का, तो उन्होंने कुछ ने प्लेटो को फासिस्ट बताया। ठीक है, आधुनिक काल में प्लेटो को मतलब एक तरीके से जो प्लेटो के आलोचक निकले हैं वो कौन कौन हैं, मैं एक हिंट के तौर पे आपको नाम बता देती हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, R.H. क्रॉसमैन के बारे में तो आपने पढ़ा है, मे बी 12th में भी कहीं ना कहीं उनका नाम आया है आपकी इंग्लिश की नॉवेल्स में या कहीं पे, और आपने पॉलिटिक्स में भी इनका नाम बहुत बार देखा है 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन है, आपके A.D. विंसपियर हैं, जिन्होंने द जेनेसिस ऑफ
प्लेटोस थॉट लिखी थी 1940 में। कार्ल पॉपर के नाम से है एक और, उन्होंने लिखी थी द ओपन सोसाइटी एंड ईस्ट एनिमीज भाग 1 1945 में लिखी थी प्लेटो के ऊपर। ठीक है, ये जो सारे इनके आलोचक हैं ये उनके बारे में आपको बता रही हूँ। इन केस आपको ये बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगी तो आप लोगों को इसके अंदर प्लेटो के बारे में बुराइयाँ ही बुराइयाँ मिलेंगी। जो इन लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव बताया है प्लेटो को लेकर आपको इसके अंदर वो मिलेगा। उसके बाद ये बात आती है कि जो इनके मतलब पश्चिम में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ना, उनको स्टार्टिंग से ही प्राचीन यूनानी दर्शकों में से मतलब प्लेटो का साथ मिल गया था। क्यों? क्योंकि देखो सुकरात जो थे इनके हेड थे, प्लेटो इनके शिष्य थे। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेटो से ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। वो मैंने इसलिए बोला था बच्चों क्योंकि देखो सुकरात के बारे में आपको नहीं पढ़ना। अब बच्चा क्या करता है, अगर मैं बताती ना कि सुकरात के बारे में कि सुकरात से ही पॉलिटिक्स का सब शुरू हुआ था, वो ही थे, तो बच्चा क्या करता, आंसर में प्लेटो की जगह सुकरात के बारे में लिखता और 100% वो मार्क्स कट करवा कर ही आता। तो इस बेस पर मैंने नहीं बताया। वैसे सुकरात जो असल में पॉलिटिक्स के ज्ञानदाता माने जाते हैं वो सुकरात हैं। उनके शिष्य प्लेटो हैं, प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल के शिष्य सिकंदर हैं। उसके बाद आगे आगे जाया जा रहा है। सिकंदर के आगे मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसके आगे तक का आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में देखा जाता है प्लेटो को सबसे ज़्यादा जाना माना जाता है। सुकरात भी अगर अपनी कोई सूची बनाते थे, लिस्ट बनाते थे, कोई अपनी थ्योरी लिखते थे तो वो प्लेटो से डिस्कस ज़रूर करते थे, मतलब उनके शिष्य होने के बावजूद भी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। हर चीज़ में अपना योगदान देना, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर अपनी बातों को बताना, थ्योरीज़ को बताना, ये सारा प्लेटो का काम रहता था। इस वजह से सुकरात उनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करते थे। ठीक है, उसके बाद अब आता है प्लेटो का परिचय। प्लेटो का परिचय अब शुरू होता है कि भाई प्लेटो क्या बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले प्लेटो का जो जन्म है वो एक स्वभाव और एक अभिजात, वो जन्म से ही ऐसे रहे हैं, एक अभिजात व्यक्ति टाइप। ठीक है, उनका जो जन्म है एक लोकतांत्रिक एथेंस में ऐसे टाइम पर हुआ था जब वहाँ पे स्पार्टा के साथ एथेंस और स्पार्टा का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। इसको याद रखना स्टूडेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्यों युद्ध इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि प्लेटो के टाइम पे या फिर 428 ईसा पूर्व में स्पार्टा और एथेंस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसका नाम लिखिए। तो पेलोपोनेशियन युद्ध था वो, जो इन दोनों के बीच में चल रहा था। युद्ध लगभग 28 साल तक चला था। ठीक है, और जब वो 28 साल तक चला था तो उसका रिजल्ट ये निकला था कि एथेंस का पतन हो गया था, मतलब एथेंस पर कब्जा कर लिया गया था। तो जाहिर है एथेंस खत्म हो गया, पूरा स्पार्टा बन गया। ठीक है, उनके जो पिता हैं वो मतलब वो प्लेटो के बचपन में ही उनके पिता एरिस्टॉन का देहांत हो गया था और उनकी माता जो है, उनकी माता पेरिक्शन ने एक मतलब पॉलिटिकल जो थिंकर थे उनसे शादी कर ली थी उनके मरने के बाद। एक नवयुवक के रूप में प्लेटो ने पॉलिटिक्स में भाग लेने की मतलब एक इच्छा करी थी क्योंकि वो सुकरात के शिष्य बन गए थे। अच्छा, सुकरात को मारा गया था, फांसी लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उन्होंने जब शासन चलता था राजा रानी का तो वहाँ पर न्याय की बात करी थी कि तुम लोग न्याय नहीं देते हो, तो उस बेस पर उनको फांसी लगा दी गई थी कि तुम हमारे उसमें नहीं बोल रहे हमारे हक में, तो तुम्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटो ने अपनी बुक्स, अपनी थ्योरीज़, अपनी बातें, हर जगह घूमना, हर जगह उन्होंने सुकरात की ही चीज़ों को रखा क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो अपना सब कुछ सुकरात को ही मानते थे। ये धीरे धीरे आपको आगे पता चलता जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये कि सुकरात का जो मूल दर्शन को स्वीकार करने और उनके विचार विमर्श करने की प्रणाली बनाने या फिर जो भी करने के लिए वो प्लेटो को उसमें पार्टिसिपेट करवाते थे, उनका विचार विमर्श लेते थे, उनका शिष्य होने के बावजूद भी। रियलिटी में जिस तरीके से उनके आसपास चीज़ें घटती थी ना, वो उसको मतलब उसका भ्रम दूर करने लगे थे। कौन? प्लेटो। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था, जब वो उस टाइम तो छोटे ही थे, ठीक है, मतलब खुद सोचो जब उन्होंने 20-21 साल की उम्र में अपनी एकेडमी खोली थी तो वो उस टाइम पे कितने छोटे होंगे जब वो उनके बहुत छोटे से उम्र से ही शिष्य थे। तो उस टाइम पर जब वो सुकरात उनको बातें बताते थे कि राज्य ऐसा है
शासन ऐसे चल रहा है, राजा ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो उस चीज़ को ना सुकरात की मृत्यु से कुछ वक्त पहले उसको एक प्रैक्टिकली तौर पे अच्छे से देखने और समझने लगे थे। तो उनको उस चीज़ को अच्छे से देखना और समझना आ गया था उस उम्र में भी। इस वजह से सुकरात उनसे अपनी सभी चीज़ों को डिस्कस करते थे। जब स्पार्टा में 404 ईसा पूर्व की बात मैं बता रही हूँ, 30 लोगों का शासन, कठपुतली सरकार बनी थी, 30 लोगों का शासन द रूल ऑफ 30 के नाम से। तो उसमें एक सार्वजनिक जीवन में एंटर करने के लिए उनको निमंत्रण, प्लेटो को निमंत्रण दिया गया था। उसके अंदर उनके 2 मामा भी थे। 2 मामा कौन थे? क्राइटियास थे और चार्मिडीज थे। वो उस समूह के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य भी थे। ठीक है, प्लेटो ने इसके लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें काम करने की ज़्यादा इच्छा रखते थे और वो पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव वे से रखते थे। वो जो पॉलिटिक्स थी वो तो राजा भी खेलते थे, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स को एक ढंग के तरीके से जनता के हित में रहकर, कि जनता को भी इसका फ़ायदा हो, जो आम लोग रहते हैं उसमें रहकर उसको सीखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने उस निमंत्रण को कैंसिल कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि आपका पहले तो मतलब ये था कि इस सरकारों में बहुत सारी निराशाएं हुई थी, लेकिन सबसे 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो तो ये है कि 30 लोगों के शासन और बाद में लोकतांत्रिक दल के लोगों से एक वो हो गया था, बदल गया था वो, कि उनके अंदर भी धीरे धीरे होने लगा कि यार लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, पहले तो शासन ने सुकरात को युवाओं के भ्रष्ट करने के अभियोगों में फंसाया था। मतलब क्या बोला था उन्होंने ये बोला कि जो हमने आपको निमंत्रण दिया है वो कैंसिल क्यों किया प्लेटो आपने? तो प्लेटो ने बोला कि पहली बात तो आप नवयुवकों को भड़का रहे हो, फंसा रहे हो, और दूसरी बात एक अपवित्रता रख रहे हो शासन के अंदर कि भाई अगर किसी ने गलती करी है तो तुम उसको सज़ा नहीं दे रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपका साथी है, आपका बंदा है। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है कि 388 में सुकरात की मृत्यु हो गई। अब 388 आया, सुकरात को मृत्यु हो गई, मतलब मृत्यु दंड दिया गया था। तो प्लेटो ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो उनके शिष्य थे तो उनकी जान को भी खतरा था, तो उन्होंने अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ से दूर जाने की एक फैसला लिया और वो एक लंबी यात्रा पर निकल गए। उस यात्रा में वो इटली, मिस्र और आपका सिसिली इधर उधर रहे और वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ जाना, समझा, देखा। फिर उसी टाइम पे 388 ईसा पूर्व में ही वो एथेंस वापस आए और एथेंस में आकर उन्होंने अपनी एकेडमी खोली। ठीक है, उस एकेडमी में वो गणित पढ़ाते थे, गणित में ज्योमेट्री पढ़ाते थे। ज्योमेट्री के अलावा वो बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाते थे। ठीक है, और उसके गणित के संबंध में इस एकेडमी के दरवाजे पर ही लिखा था कि जिन लोगों को गणित का कोई ज्ञान नहीं है वो इसके अंदर ना आए, क्योंकि वो ये समझते थे कि किसी भी चीज़ का ज्ञान ना होने पर, अगर मतलब जैसे कि तुम किसी को, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, मान लो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं दूसरी बार समझाऊंगी, तीसरी बार समझाऊंगी, लेकिन चौथी बार मैं आपको खुद कहूँगी कि भाई अब मुझे माफ़ करो, तुम खुद ही नहीं इंटरेस्ट बना रहे, तो मैं क्या करूँ। सेम इनका यही कहना था कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप एक बारी में बैठ के उसको सीख सकते हो तो ही सीखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते रहो, मुझे अपने रास्ते रहने दो। उनको पढ़ाई की, सब्जेक्ट्स की बेइज्जती लगती थी कि अगर कोई उस चीज़ को नहीं पढ़ता था, नहीं समझता था तो। ठीक है, उसके बाद ये कि एक मतलब उसके बाद 399 में उन्होंने जब एथेंस में एकेडमी खोली थी तो वो 80 साल की, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद 80 साल में उनका देहांत हो गया था। 80 साल में उनकी डेथ हो गई थी। और वैसे ये बोला जाता है कि उनके जो भतीजे थे, प्लेटो के भतीजे, स्पेकेस्पियस नाम था उनका, तो उन्होंने वो एकेडमी चलाई थी, लेकिन रियलिटी में एरिस्टोटल जो उनके शिष्य थे उन्होंने उस एकेडमी को आगे बढ़ाया था। उन्होंने उस एकेडमी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि वो सुकरात की और प्लेटो के जो पर्सपेक्टिव्स थे उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, सो ये था आपका प्लेटो का परिचय। अब परिचय मैंने आपको बताया और इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये बताई हैं, मतलब एक्स्ट्रा ये बताई हैं, जैसे उनके दोनों मामा के नाम, उनके भतीजे का नाम और बाकी 2-3 चीज़ें और। तो उन चीज़ों को आप माइंड में रखो, पॉसिबल हो सके तो अपने नोट्स में भी लिख लो, अदरवाइज़ नहीं लिखो तो माइंड में ज़रूर रखो और वो युद्ध ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है प्लेटो की रचनाएं। देखो,
प्लेटो जो है ना वो एक संवादात्मक शैली वाले इंसान थे। संवादात्मक शैली इन द सेंस कि मतलब एक तरीके से उनका ये रहता था कि मैं बातचीत करके इंसान को बता सकूं। तो वो अपनी किताबों में इस तरीके से इस टाइप से लिखते थे जैसे कि कोई पढ़ते में ये समझे कि हाँ इन्होंने बात ही कर रखी है हमसे, या ये बातों के ज़रिए हमें कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। तो उनकी एक बुक है लॉज, ये वाली जो मैंने लगा रखी है स्टूडेंट, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले और आखिर तक पूरी बुक के अंदर सुकरात के पर्सपेक्टिव्स को डिस्क्राइब करा है। उन्होंने बताया है सुकरात लॉस को लेकर कैसे सतर्क रहते थे, वो लोगों को क्या बताना चाहते थे, क्या लोगों से पूछना चाहते थे, जो उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस द लॉज ऑफ प्लेटो की जो बुक है इसके अंदर उन्होंने यही बातों को अच्छे से डिस्क्राइब करा है, बताया है। ठीक है, उसके साथ साथ संवाद के रूप में जो लिखी पुस्तक उन्होंने एक दार्शनिक मतलब एक फिलोसफिकल विचार रखा उसको सामने, और उन पर ये चर्चाएं भी करी और बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना होना ज़रूरी था और कंपलसरी भी था, क्योंकि जब उनकी इतनी सारी चीज़ों की आलोचना हुई है तो सुकरात का नाम आने पे आलोचना क्यों नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है कि उस संवाद को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को शामिल करके उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। जैसे नॉर्मल सामने 2-3 लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इन्होंने द लॉज ऑफ प्लेटो को अच्छे से समझाया है। प्लेटो की जो पुस्तक है उसमें 35 संवाद और 13 पत्र शामिल हैं, और उनमें से कुछ तो प्रामाणिकता के विषय में ही बहुत ज़्यादा आगे हैं। संवादों का लेखन जो है स्टार्टिंग में, बीच में और बाद में वो बांट दिया गया है, मतलब अलग अलग अवधियों में बांट दिया गया है कि पहले स्टार्टिंग का पढ़ो फिर बीच का, कि अगर बाई चांस कोई पॉज करता है वो बुक को कि भाई अभी रुक जाओ बाद में पढ़ लूँगा, तो वो एक पार्ट स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ने के बाद सेकंड पार्ट ही पढ़े। उस बुक को इस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। संवादों को जो इनमें से सबसे पहले में प्लेटो ने सुकरात का जो पर्सपेक्टिव है, फिलॉसफी है, उनको और संवाद की जो पूरी प्रोसेस है उसको बताने की कोशिश करी है कि उन्होंने कि सुकरात ने क्या अपनी फ़िलॉसफी लिखी है और क्या उनका मतलब मेन ये आया है कि वह कैसे संवाद शैली को आगे बढ़ाया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे संवाद उसी तरीके से सारी बुक्स में बताए गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये है कि जो सुकरात है वो बहुत कुछ जानने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अपने अज्ञानी होने का प्रदर्शन करते हैं, जिसे ज्ञान है उससे सहायता की मांग करते हैं। इस बात से यहाँ पर क्या सीखने को मिला, वो सुकरात जो थे इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी लोगों के सामने अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखाते थे, वो उनके सामने अज्ञानी बन जाते थे ताकि उनसे जो सीख मिल सके वो खुद ले सकें। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब जैसे कि सुकरात प्रश्न करना स्टार्ट करते थे तो वैसे ही ये स्पष्ट हो जाता था कि जिस व्यक्ति में बुद्धि है वो इस चीज़ को क्लियर करेगा ही करेगा। और वो ये जानने का दावा भी करते थे कि मैं एक क्वेश्चन करूँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा मेरे सामने बैठा शख्स कितना पानी में है कितना नहीं है। वो ये वाली चीज़ों को इन्होंने बुक्स में बताया है। उसके साथ साथ इनकी जो कुछ बुक्स हैं जैसे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने ये द लॉज ऑफ प्लेटो लगाई है, उसके बाद आपकी है यहाँ पे यूथीफ्रो, आई एम सो सॉरी। तो आपका इस बुक के अंदर इन्होंने पवित्रता धर्म इस चीज़ को बताया है। क्यों? क्योंकि एक बात आप याद करो, मैंने 3rd सेमेस्टर में आपको वेस्टफेलिया पढ़ाया था। वेस्टफेलिया तो 1600 की बात है, 1600 की बात है। तो उसके अंदर जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की बातें चलती थी कि भाई तुम हमें मानो, हम तुम्हारे पाप धुलाएंगे, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, फलानी बातें, ये बातें, वो बातें। तो उन सब को देखते हुए इतने टाइम पहले 400 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपनी इस बुक के अंदर ये बताया कि पवित्रता और धर्म एक्चुअली में है क्या। अगर आप लोग धर्म मानते हैं तो उसके अंदर पवित्रता क्या है, कैसे अपने धर्म को अलग रखना है, कैसे जानना है, कैसे ये करना है कि कोई इंसान आपको अगर ये बोले कि तुम्हें मैं पानी में डुबो के तुम्हारे पाप धुला दूँ, तो ये सच नहीं होता है। माफ़ करने वाला वो है जिसको आप मानते हो।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये द रिपब्लिक जो है इनकी सबसे अहम बुक है, और इस बुक के अंदर ही आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। मतलब इस बुक के अंदर जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो आपको इस सिलेबस में पढ़नी है, ठीक है। आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे न्याय का सिद्धांत है, जो आपका आदर्श राज्य है, महिलाओं की स्थिति, पत्नी और संपत्ति, वो सारी चीज़ें द रिपब्लिक के अंदर उन्होंने दी हैं। उसके बाद आपकी एक बुक और मैं लाइसिस बताऊंगी। लाइसिस जो है उसके अंदर उन्होंने मित्रता के संबंध बताए हैं। मित्रता के संबंध उन्होंने क्यों बताए हैं, क्योंकि उस टाइम के शासन काल में क्या होता था, जैसे कि राजा का जो असिस्टेंट होता था वो उसको सब कुछ पता होता था, लेकिन कभी कभी मतलब जैसे वो सगा अच्छा और ख़ास मित्र और ख़ास शख्स होने के बावजूद भी उस चीज़ को लीक कर देता था। तो उस चीज़ को उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि अगर आप मित्र बन रहे हो तो सच्चे और अच्छे मित्र बनो, अदरवाइज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आती है इनकी जो बाद के समय की पुस्तक है। बाद के समय की पुस्तक में मैंने आपके लिए प्लेटो स्टेटमेंट डाली है। प्लेटो स्टेटमेंट में उन्होंने मतलब एक तरीके से एक ज्ञान जो नॉलेज होती है उसको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद है आपकी फिलेबस। जो प्लेटो की फिलेबस है, ये मैंने इससे पता है जब मैं आपको ये मैं इस बुक को पढ़ रही थी तो मुझे याद आया था कि फिलेबस पढ़ते पढ़ते कि सोल वाले आपको नहीं देते हैं सिलेबस और फिर सब आप परेशान होते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, फिलेबस में इन्होंने क्या बोला कि एक अच्छे और एक समुदाय, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना टाइटल्स में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर जो एक अच्छा और एक समुदाय के बारे में बता रखा है, उस बारे में इन्होंने इस बुक में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। और आखिर में है प्लेटो की टिमाउस, ठीक है। टिमाउस के अंदर उन्होंने जो एक नेचुरल साइंस है और ब्राह्मणों की जो साइंस है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए कि जो ब्राह्मण है वो क्या बोलते हैं और जो एक्चुअली में साइंस है नेचुरली वो क्या बोलती है, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिपब्लिक आपकी सबसे मेन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लिख दी हैं। तो रिपब्लिक को उन्होंने स्टेटमेंट और द लॉज ऑफ प्लेटो मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में दिखाई, और द स्टेटमेंट जो मैंने अभी दिखाई आपको, और ये वाली बुक, ये तीनों बुक उनके हृदय के सबसे ज़्यादा पास रहती थी। क्यों रहती थी, क्योंकि इनके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हैं, और सबसे जो एक सटीक बात है ना कि भाई ये होनी है तो होनी है, वो वाली बात इन्होंने इसके अंदर लिखी है। इस वजह से रिपब्लिक में 10 अध्याय दिए गए हैं, जिनको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस अध्याय के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला है। अध्याय 1 के अंदर इन्होंने बोला है कि मनुष्य के जीवन, न्याय और नैतिकता की प्रवृत्ति पर विचार करना। अध्याय 2 से 4 के अंदर इन्होंने बात करी है राज्य के संगठन और शिक्षा प्रणाली की, कि राज्य का जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कि अच्छे और सच्चे मनुष्य एक आदर्श समाज के अंदर हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उसको समझते भी हैं। 5 से 7 अध्याय के अंदर इन्होंने बोला है कि एक आदर्श राज्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 8 से 9 के अंदर इन्होंने बोला है कि जब व्यक्ति और राज्य एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो उसमें एक कैसा सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद अध्याय 10 को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में इन्होंने दर्शन का कला के साथ संबंध बताया है, और दूसरे में आत्मा की क्षमता जो है उस पर चर्चा की है, ठीक है। ये थे आपके पूरे 10 अध्याय। स्टेटमेंट और लॉज वाली जो बुक है, द स्टेटमेंट और द लॉज ऑफ प्लेटो, उसमें रियलिटी में जो स्टेट है उसको बताने की कोशिश की गई है। इसी वजह से उनके अंदर मतलब एक आदर्शवादी और एक परिवर्तनवादी वाली जो स्थितियाँ और एक छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं वो उनके अंदर अच्छे से दिखते हैं। अब आती हैं उनकी कार्य पद्धतियाँ। देखो, कार्य पद्धतियों में सबसे पहले आपका आता है निगमनात्मक, ठीक है। निगमनात्मक होता है डिडक्टिव मतलब निष्कर्ष निकालने वाला। तो इन्होंने बोला कि भाई हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका निष्कर्ष निकले ही निकले, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आज भी ऐसे हैं जो आप पढ़ते हो जिनका निष्कर्ष है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर किया कि भाई अगर कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ तुमने बनाई है, तो इसका निष्कर्ष निकालना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। उसके बाद इन्होंने बोला संवादात्मक है। संवादात्मक में मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुकी हूँ कि ये संवादात्मक क्यों बोलते हैं, इनकी सारी ही चीज़ें संवादात्मक है। उसके बाद है विशेषणात्मक। विशेषणात्मक में इन्होंने क्या बोला कि भाई
एक चीज़ का मतलब जैसे कि आपका अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसको आपको एनालाइज करना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ रखी है तो उसको आप एनालाइज करके देखोगे कि भाई ये अच्छा है, वो बुरा है वो अच्छा है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि वो एक विश्लेषणात्मक प्रणाली या फिर एक सोच होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक उद्देश्य परक बोला कि टेलियोलॉजिकल होता है। टेलियोलॉजिकल पद्धति के अंदर मतलब कि एक उद्देश्य के साथ उसका लक्ष्य, उसका गोल होना चाहिए। और समयनुमा इन्होंने क्यों बोला कि देखो जैसे कि जब रिपब्लिक के बारे में आप आगे जब पढ़ोगे कि उन्होंने क्या क्या थ्योरीज पढ़ाई है रिपब्लिक के अंदर, तो उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। समयनुमा में एनालॉजी, समयनुमा जो होती है एनालॉजी होती है। और एनालॉजी को मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि जिसमें एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के कुछ संबंधों में उनके हर पहलुओं में पाए जाने वाली अलग अलग सिमिलैरिटीज़ के आधार पर उसको सिमिलर माना जाना चाहिए। ये वाली बातें इन्होंने इसके अंदर बोली है। अब मैंने जो आपको ये पढ़ाया है इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आता है आपका प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों का दार्शनिक आधार। देखो दार्शनिक आधार में सबसे पहला तो आपका सुकरात का आधार आएगा, बेसिस ऑफ सुकरात, ठीक है। देखो सुकरात जो है वो प्लेटो के टीचर थे और प्लेटो उनको अपना सब कुछ मानते हैं। प्रोफेसर मैक्सी जो हैं वो लिखते हैं कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने दोबारा जीवन लिया है, क्योंकि सुकरात जितने इंटेलिजेंट थे उससे 2 हाथ आगे ही प्लेटो थे। इसलिए मैक्सी ने बोला कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि जब सुकरात उस टाइम पर कुछ करते थे और प्लेटो इतना सा बच्चा था तो वो उससे डिसीजन लेते थे कि प्लेटो तुम मुझे बताओ ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो मैक्सी ने ये लिखा कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने दोबारा जन्म लिया है। उसके साथ साथ आगे इन्होंने ये बोला कि जो एक मुख्य पात्र अभी तक पॉलिटिक्स के अंदर निभाया है सुकरात ने निभाया है, और सुकरात के पार्ट 2 ने निभाया है। पार्ट 2 बोले तो पॉलिटिक्स कह रही हूँ, प्लेटो, ठीक है। जब प्लेटो इनके शिष्य थे और सारी चीज़ों को वो सुकरात की ही सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। ये आगे ये बोला गया कि जैसे कि जो एक मतलब चमकती विडंबनाएं होती हैं, बुद्धिमत्ता होती है, प्लेटो की पुस्तकों में वो निकलकर सामने आती हैं। लगता है कि हाँ हम रियलिटी में कुछ चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब प्लेटो के दिमाग से सुकरात की छवि निकल गई हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इतनी बातें को हर चीज़ में मतलब खाने तक में वो सुकरात को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनके दिमाग से सुकरात की छवि कैसे निकल सकती है। प्लेटो कभी भी अपने आप को अपने गुरु सुकरात के बिना पूरा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अगर आज को सुकरात इस दुनिया में नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, वो मेरे साथ हमेशा हैं। उन्होंने गर्व से लिखा कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने एक असंस्कृत गैर यूनानी ना बनकर एक यूनानी के रूप में जन्म लिया और एक दास ना बनकर स्वतंत्र बनकर जन्मा और एक स्त्री ना होकर पुरुष बना। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे सुकरात के युग में जन्म मिला था, ठीक है। उसके बाद है आपका विचारों का सिद्धांत। विचारों के सिद्धांत में क्या है कि आकार और विचार जो हैं उसके सिद्धांत प्लेटो के दर्शन में सेंटर पे रहते थे। उनके ज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें एक स्टेट से संबंध करती थी और उनके विचारों को उनके इन सब चीज़ों के अनुसार समझाया जाता था। उनके जो आकार विचार थे उन सब को एक ज्ञान के रूप में सामने रखना उनका काम था, ठीक है। ये ज्ञान एक निश्चित रूप से नष्ट नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। और दूसरा ये कि उसको एक लिमिटेड भी नहीं किया जा सकता था। उसके साथ साथ ज्ञान जो है एक परमानेंट और अपरिवर्तनीय, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता होने की वजह से प्लेटो के अनुसार आदर्श के साथ एक रूप के कर दिया गया है जो भौतिक दुनिया में दिखाई देती हैं, ठीक है। और इस तरीके से ही जो आदर्श और रियलिटी होती है, आकार और आभास होता है, ज्ञान और मत होता है, तो क्या हो सकता है कि क्या हो नहीं सकता और क्या हो रहा है, इन सब के बीच में अंतर भी उन्होंने अच्छे से समझाया है। प्लेटो का जो आकार का सिद्धांत है ना, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। जिस तरीके से शासकों ने प्लेटो को लाने की कोशिशें की हैं, उनके लिए शासक वर्ग को ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लेटो का ये मत था कि जब तक सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी जिन्हें ज्ञान है, तब तक शांति रहेगी। अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े, रोना पीटना, चोरियाँ चकारी सब कुछ होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपकी मैंने ये प्लेटो की हाफ यूनिट आपको पढ़ा दी है। बाकी की हाफ यूनिट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आपको इस क्लास में कोई डाउट या सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।